हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के अंतर्गत आने वाले टॉपिक स्टैम्प्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। स्टैम्प्स से संबंधित आज है पार्ट 1, जिसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले पार्ट में हम इससे संबंधित जितने भी MCQ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्मारक स्टाम्प के बारे में। स्मारक स्टाम्प को इंग्लिश में कमरवेटिव स्टाम्प्स भी कहते हैं। स्मारक स्टाम्प जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्मारक यानी कि कोई महत्वपूर्ण घटना हो या विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं यानी कोई फेमस व्यक्ति है उससे संबंधित या जो नेचर है, प्रकृति है, उससे संबंधित जितने भी पहलू हैं या कोई सुंदर या दुर्लभ जो वनस्पति या जीव हैं या कोई इन्वायरमेंटल इशू है, पर्यावरणीय मुद्दा है या कृषि गतिविधियां हैं या इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, खेल हैं आदि की स्मरण में स्मारक स्टाम्प जारी किए जाते हैं। और स्मारक स्टाम्प अगर किसी को लेने हैं तो वो केवल और केवल डाक टिकट संग्रहण यानी फिलटेलिक ऑफिस या उनके जो काउंटर हैं वहाँ से इनको खरीद सकते हैं या फिर जो फिलटेलिक जमा खाता योजना है उसके तहत स्मारक स्टाम्प उपलब्ध कराए जाते हैं और ये स्टाम्प सीमित मात्रा में ही प्रिंट किए जाते हैं, मुद्रित किए जाते हैं। ऐसी घटनाएं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक स्टाम्प या उन पर विशेष टिकट जारी करके मनाया जाए, तो जिनके लिए वार्षिक मुद्दे कार्यक्रम में एक स्टाम्प को समायोजित नहीं किया जाता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ विशेष कवर जारी करके डाक विभाग के द्वारा मनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर ऐसी कोई घटना जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्मारक स्टाम्प या विशेष डाक टिकट जारी किए जाए तो उनके लिए डाक विभाग विशेष कवर जारी करता है। अगर कोई व्यक्ति निजी व्यक्ति है, अगर वो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर उनके लिए डाक के कवर बनाए जाएं, विशेष कवर बनाए जाए, तो उनके लिए कंपनियों को भुगतान करना होता है और उनके आग्रह पर ये कवर जारी कर सकते हैं। और इन कवरों पर जो न्यूनतम अंतर्देशीय पत्र मेल की जो रेट है उनके बराबर में न्यूनतम टिकटों का होना आवश्यक है, ये कंपलसरी है। अगर कोई स्टाम्प खरीदना चाहता है, स्टाम्प का कोई शौकीन व्यक्ति है, तो स्टाम्प्स कैसे खरीद सकते हैं? तो जो संपूर्ण विषय है उसके डाक टिकट संग्राहकों को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग ने ई-कॉमर्स पोर्टल को खोला है और जिसका नाम है ई पोस्ट ऑफिस। ई पोस्ट ऑफिस पर जाकर के आपको जितने भी स्टाम्प्स हैं वो आप खरीद सकते हैं और उस पोर्टल पर सूचीबद्ध तरीके से ढेरों डाक संग्रहण उत्पादों जैसे CPS, FDI, ब्रोशर, सहायक और उपहार की वस्तुएं आदि ब्राउज कर सकता है। ये सारी सुविधाएं आपको ई पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर आप जा कर के स्टाम्प से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आप उनको वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। अगला है कि मेरा स्टाम्प क्या है, माई स्टाम्प जिसे कहते हैं वो क्या है। तो माई स्टाम्प भारतीय डाक टिकट के जो भारतीय डाक है, इंडिया पोस्ट है के डाक टिकटों के निजी पत्रकों की ब्रांड का एक नाम है माई स्टाम्प। यह निजीकरण ग्राहकों की तस्वीरों और संस्थानों के प्रतीक चिन्हों, कलाकृतियों की छवियों, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन एवं अन्य जानवरों और पक्षियों आदि के लिए एक छोटी छवि मुद्रित करके डाक टिकटों वाले चयनित टेम्पलेट शीट पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि अगर किसी को माई स्टाम्प चाहिए तो वो किन से संबंधित हो सकते हैं? वो प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, कलाकृति की छवियाँ हो सकती हैं, विरासत भवन है, पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक शहर है और अन्य जानवर और पक्षी हैं। इनसे संबंधित उनको एक शीट दी जाती है, टेम्पलेट शीट कहते हैं। उस पर ये माई
स्टाम्प की जितनी भी सुविधाएं वो ले सकते हैं। जानते हैं कि भारत में पहली बार माई स्टाम्प की प्रदर्शनी कब लगी थी? भारत में पहली बार माई स्टाम्प विश्व फिलाटेलिक प्रदर्शनी इंडीपैक्स 2011 के नाम से लगी थी और इसी दौरान माई स्टाम्प को जारी किया गया था। यह योजना पर्यटक स्थलों पर स्थित चयनित फिलाटेलिक ब्यूरो और काउंटरों, महत्वपूर्ण डाकघरों और डाकघरों में उपलब्ध है। यानी जो माई स्टाम्प की जो फैसिलिटी है, ये योजना है, वो पर्यटक स्थलों पर जो स्थित चयनित फिलाटेलिक ब्यूरो है, डाक टिकट संग्रहण के जितने भी काउंटर हैं या महत्वपूर्ण डाकघर हैं, उनमें यह सुविधा उपलब्ध है। अगला है कि डाक टिकट संग्राहक जमा खाता क्या है? भारत में सभी डाक टिकट संग्रहण कार्यालयों में 1 अगस्त 1965 से एक घरेलू डाक टिकट संग्राहक जमा खाता, जैसे शॉर्ट में PDA भी कहते हैं, यह प्रणाली शुरू की गई थी। तो जो डाक टिकट संग्रहण कार्यालयों में डाक टिकट संग्राहक जमा खाता है, वो 1 अगस्त 1965 से ये सुविधा चालू की गई थी, यह प्रणाली चालू की गई थी। जो ग्राहकों को इस सुविधा का इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें स्मरणीय या विशेष रूप से जारी टिकटों की आपूर्ति की जाती है। जारी होने के पहले दिन सूचना पत्रक और नई डाक स्टेशनरी की आपूर्ति होती है। घरेलू डाक टिकट संग्राहक जमा खाता अन्य डाक टिकट संग्रह कार्यालय और डाकघरों जहां उनका खाता है द्वारा जारी की गई डाक टिकट संबंधी वस्तुएं भी ब्यूरो से मांग कर प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसके लिए जो अकाउंट है डाक टिकट संग्राहक जमा खाता का, उसके जरिए डाक टिकट संबंधी वस्तुएं वो ब्यूरो से मंगवा सकते हैं। डाक टिकट संग्राहक पटेल सभी प्रमुख डाकघरों में चल रहे हैं। कार्यालयों में डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के अलावा डाक टिकट संग्राहक पटल भी डाक टिकट संग्राहक जमा खाता खोलने के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही उस पटल के मुख्य ब्यूरो द्वारा की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति भी करेगा, जिससे ग्राहकों को पंजीकरण पटल से बुक करने का विकल्प प्राप्त होता है। ये सुविधाएं डाक टिकट संग्राहक जमा खाता के तहत दी जाती हैं। अब है कि अगर किसी को डाक टिकट संग्राहक जमा खाता खोलना है तो वो कैसे खोल सकते हैं? यदि कोई डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के साथ डाक टिकट संग्राहक जमा खाता खोलना चाहता है, संचालित करना चाहता है, तो निर्धारित प्रारूप में, यानी जो निश्चित फॉर्मेट है, उसमें एक आवेदन डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो को भेजते हैं और उसके बाद में जो खाता है वो खोला जाता है। सेवा की शर्तें क्या है कि न्यूनतम जमा राशि 200 रुपये नगद या मनी ऑर्डर के ज़रिए उनको प्रेषित करनी होती है, सेंड करनी होती है। भारत में भुनाने योग्य चेक ड्राफ्ट द्वारा खोला जा सकता है, यानी ऐसे चेक जो इंडिया में बाउंस होते हैं या फिर वहाँ क्लियरेंस होती है, या ड्राफ्ट द्वारा खाता खोला जा सकता है। ग्राहकों को प्रेषण के साथ डाक टिकट संग्राहक वस्तुओं के प्रकार और मात्रा स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए, जो वे नए स्टाम्प के प्रत्येक अंक के साथ में खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स को ये ध्यान रखना है कि जो प्रेषण के साथ में, यानी जो सेंड करते हैं, उस सेंडर के साथ में डाक टिकट संग्राहक वस्तुओं के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार की चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, ये क्लियर रूप से उनको इंडिकेट करना चाहिए, और जो वे नए स्टाम्प के प्रत्येक अंक के साथ में खरीदना चाहते हैं। आवेदन पत्र में इंगित वस्तुएं बिना ग्राहक के द्वारा कहे स्वतः ग्राहक को प्रेषित कर दिए जाएंगे, उनके लिए दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेषण का तरीका क्या है और डाक टिकट संग्रहण संबंधी वस्तुओं के प्रेषण के लिए शुल्क क्या है, इसे जानते हैं। यदि ग्राहक की कोई विशेष इच्छा नहीं है कि वस्तुएं बीमाकृत पोस्ट यानी इंश्योर्ड पोस्ट द्वारा उसे भेजी जाए, तो ये वस्तुएं पंजीकृत डाक द्वारा यानी रजिस्टर्ड डाक द्वारा डाक सेवा से मुफ्त भेजी जाएंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाती है। डाक टिकट संग्राहक जमा खाता धारक
जिनके पास में डाक टिकट का संग्राहक जमा खाता है, वो डाक टिकट संग्राहक ब्यूरो के पटल पर फ़ोन करके भी प्रत्येक अंक के जारी होने के बाद ये वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। यानी फ़ोन से भी ये इन चीज़ों को मंगा सकते हैं। अब जानते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में। एक शौक के रूप में टिकटॉक में अनुसंधान और कौशल के लिए संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, उसे दीनदयाल स्पर्श योजना के नाम से जानते हैं। फिलटेली डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन है। फिलटेली क्या है? फिलटेली डाक टिकटों का संग्रह और अध्ययन है। यह टिकटों और अन्य संबंधित फिलटेलिक उत्पादों के संग्रह, अभिमूल्यन और अनुसंधान गतिविधियों पर भी जोर देता है। ये काम फिलटेली का है कि जो फिलटेलिक से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके संग्रह और अभिमूल्यन और अनुसंधान गतिविधियों पर भी जोर देना होता है। टिकटों को इकट्ठा करने के शौक में व्यक्तिगत क्षेत्रों में संबंधित उत्पादों या टिकटों का रखरखाव या खोज या स्थापन, अधिग्रहण, आयोजन, सूचीकरण, प्रदर्शन और भंडारण शामिल है। एक शौक के रूप में स्टाम्प संग्रह में बहुत सारे शैक्षणिक लाभ होते हैं, क्योंकि यह उस अवधि की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसके बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जिसमें डाक टिकट जारी किया जाता है या जिस विषय पर इसे जारी किया जाता है। अगर किसी विषय वस्तु पर डाक टिकट जारी किया जाता है तो इससे संबंधित जितनी भी इस विषय पर जितनी भी संबंधित जानकारी है वो इस डाक टिकट के माध्यम से मिल जाती हैं। और उस समय पर जितने भी आर्थिक स्थिति थी, उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, उन सब के बारे में इन चीज़ों से पता चलता है। यानी एक तरीके से पास्ट का जितना भी है वो एक बार पता चल जाता है। संग्रहण करना एक आरामदायक गतिविधि हो सकती है, यानी कि जो संग्रहण है, स्टाम्प्स का जो कलेक्शन है, वो एक आरामदायक गतिविधि हो सकती है जो जीवन के तनाव को प्रभावहीन करती है, साथ ही एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है जिससे बोरियत दूर होती है। यह शौक समान रुचियों वाले लोगों को सामाजिक बंधनों में बांधता है और नई दोस्ती को विकसित करता है। यानी जितने भी लोग हैं जो स्टाम्प्स कलेक्ट करते हैं, लगभग उनकी जो रुचि है स्टाम्प्स में वो एक जैसी होती है, जिससे कि जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो आपस में स्थापित होते हैं। संग्रहण मानव मस्तिष्क के सूचनाओं को व्यवस्थित करने और कार्यों को अर्थ देने के लिए काम करके स्मृति कौशल को और विकसित करता है। टिकट संग्रहण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो डाक विभाग है वो कक्षा 6 से 9 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पुरस्कार देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना चलाता है। और जितने भी जो स्टाम्प्स के शौकीन हैं और या जो टिकटों में अनुसंधान और योग्यता के लिए जितने भी लोग हैं उनको ये इस स्कीम के जरिए छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है और जो एक शौक के रूप में टिकट संग्रहण करते हैं। छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? छात्रवृत्ति का उद्देश्य है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं जो कि 6 से 9 तक की क्लास के बच्चे हैं, उनमें एक स्थायी तरीके से टिकट संग्रहण का प्रचार करना, जिससे शैक्षणिक और जितने भी उनके जो पाठ्यक्रम है उनको मजबूत और पूर्ण रूप से बनाया जाना। साथ ही यदि इसे एक शौक की तरह अपनाया जाए तो बच्चों में जो स्ट्रेस है वो भी कम हो सकता है। योजना के बारे में जानते हैं कि दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है। दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्तावित हैं। फिलटेली को एक शौक के रूप में जारी करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों को 920 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना, यानी कि 920 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देने का जो एक तरीका है या एक तरीके से जो योजना है वो दीनदयाल स्पर्श योजना है। इसमें जो क्लास 6 से 9 तक के बच्चे हैं, क्लास 6 से 9 तक के बच्चे हैं, उन
में से प्रत्येक क्लास में से 10-10 स्टूडेंट्स को, यानी कि 6वीं क्लास से 10 छात्र, और जो 10वीं क्लास से 10 छात्र, 7वीं क्लास से 10 छात्र, 8वीं क्लास से भी 10 छात्र, और जो 9वीं क्लास से उसमें से भी 10 छात्र, टोटल अधिकतम हो गए, मैक्सिमम हो गए 40। तो 40 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करते हैं, 40 स्कॉलरशिप्स प्रदान करते हैं। और जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो 6वीं और जो 9th क्लास में जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तिमाही रूप से यानी क्वार्टरली रूप से हर 3 महीने के बाद में स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो स्कॉलरशिप की राशि है वो है 500 रुपये प्रति माह, यानी 1 साल के 500 गुणा 12 यानी 6000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले और चयन प्रक्रिया में अर्ह पात्र गए विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएगी। और छात्रवृत्ति की राशि है वो है 500 रुपये प्रति माह, यानी 6000 रुपये प्रति वर्ष। छात्रवृत्ति के लिए चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है और एक बार चयनित विद्यार्थी द्वारा आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वह अन्य सभी मानदंड पूरे करते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट है, अगर 6th क्लास में पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़ता है, और उसको 6वीं क्लास में दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो अगली बार जब वो 7th क्लास में होंगे वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर से एग्ज़ाम देने के बाद में फिर से वो स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 500 रुपये प्रति माह है। वहीं अगर कोई विद्यार्थी 9th क्लास में है, उनको इस साल जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उस साल अगर उनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में उनको स्कॉलरशिप मिलती है 500 रुपये पर मंथ, अगले साल वो 10th में हो जाएंगे, तो अगले साल के लिए वो स्टूडेंट दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशित विद्यालय को प्रतिष्ठित फिलटेलीविदों में से चयनित एक फिलटेली परामर्शदाता दिया जाएगा। फिलटेली परामर्शदाता विद्यालय स्थल पर फिलटेली क्लब स्थापित करने में युवा और फिलटेली के इच्छुक विद्यार्थियों को इस शौक को आगे बढ़ाने तथा उनके फिलटेली संबंधी प्रोजेक्ट में सहायता प्रदान करेंगे। ये कार्य है फिलटेली परामर्शदाता का, जो कि हर स्कूल को दिया जाएगा। पात्रता की शर्त क्या है कि उम्मीदवार भारत में मान्यता प्राप्त विद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए अप्लाई करता है तो वो एक तो इंडिया का नागरिक होना चाहिए और इंडिया में जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त स्कूल का एक विद्यार्थी होना चाहिए। दूसरा है कि वो 6वीं से 9वीं क्लास के बीच में रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, नियमित पाठक होना चाहिए। संबंधित विद्यालय का फिलटेली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार क्लब का सदस्य होना चाहिए। यानी जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो फिलटेली क्लब का हिस्सा होना चाहिए और फिलटेली क्लब का सदस्य होना चाहिए। यदि विद्यालय में फिलटेली क्लब नहीं है तो उस विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी जिसको अपना फिलटेली जमा खाता है के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। यानी अगर कोई स्कूल फिलटेली क्लब में शामिल नहीं है लेकिन विद्यार्थी का जो खाता है वो फिलटेली जमा खाता है, तो उस नाम पर, स्टूडेंट के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। छात्रवृत्ति देने के लिए चयनित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उम्मीदवार ने विगत अंतिम परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड पॉइंट प्राप्त किए हों। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट दी जाएगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट 6th क्लास में है, अगर उसकी 5th क्लास में 60% के आसपास में 60% से ऊपर अगर उनकी परसेंटेज है या इसके जो बराबर की जो ग्रेड पॉइंट है वो है, तो वो 6th क्लास में दीनदयाल स्पर्श योजना के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम दिया होता है, जिस क्लास का लास्ट एग्ज़ाम दिया होता है, जैसे 6th क्लास के स्टूडेंट को 5th क्लास में 60% से नंबर ज़्यादा होना चाहिए, 7th क्लास के स्टूडेंट को
6 क्लास में 50% 60% से ऊपर होना चाहिए। वहीं अगर कोई बच्चा SC या ST का है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है, तो उनको परसेंटेज में 5% की छूट, यानी उनके लिए कम से कम 55% अंक होने चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है? दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत चयन फिलटली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य के मूल्यांकन अथवा परिमंडल द्वारा आयोजित फिलटली क्विज में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परिमंडल स्तर पर गठित समिति, जिसमें डाक अधिकारी और प्रतिष्ठित फिलटलीविद होंगे, उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए फिलटली संबंधी प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करेंगे। ये है इनके चयन की प्रक्रिया दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत। विषयों की सूची जिन पर प्रोजेक्ट तैयार किया जाना है, अधिसूचना जारी करते समय सर्किलों द्वारा प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति का संवितरण क्या है? चयनित विद्यार्थियों को IPP अथवा डाकघर बचत बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा वाली शाखा में अपने अभिभावकों के साथ एक संयुक्त खाता खुलवाना होगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उन्हें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट खुलवाना होगा। वो जॉइंट अकाउंट होगा। वो जॉइंट अकाउंट उनके किसी भी पेरेंट्स के साथ हो सकता है, माता या पिता के साथ में जॉइंट अकाउंट बच्चे खुलवा सकते हैं, और जो पैसा है वो वहीं डायरेक्ट उनके खाते में जमा किया जाता है। प्रत्येक डाक सर्कल छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को चयन करेंगे और छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को लाभार्थियों को सूची सौंपेंगे। यानी जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके जो नाम है वो IPP या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लिए जितने भी स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, उनको वहाँ देनी होगी, जिससे कि जो उनकी जो स्कॉलरशिप है उनके अकाउंट्स में भेजी जा सके। प्रत्येक सर्कल से सूची प्राप्त होने के बाद IPPB या POSB यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को तिमाही आधार पर, यानी प्रत्येक 3 माह बाद 1500 रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है या नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवित रहते हुए स्टाम्प जारी किए गए थे, उनकी एक लिस्ट है। सबसे पहले देखते हैं सचिन तेंदुलकर। फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर वो अभी जीवित है और उनके नाम पर स्टाम्प जारी किए गए हैं। दूसरा है मदर टेरेसा। ये एक सोशल वर्कर थी मदर टेरेसा। राजीव गांधी, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। BB गिरी है। डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले जो राष्ट्रपति थे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर M विश्वेश्वरैया विख्यात इंजीनियर हैं, और डॉक्टर DK कर्वे। इन सभी लोगों को जीवित रहते हुए इनके नाम से स्टाम्प जारी किए गए हैं।